हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका करंट अफेयर्स की पत्रिका है और ये सितंबर 2024 का एडिशन है। ठीक है, इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र यानी यूपीएससीआर का गठन। ठीक है, यूपीएससीआर का गठन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र में जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव के चलते इन क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए भी स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर के गठन का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है इसका निर्णय। ठीक है, और देखा जाए तो राज्य की राजधानी लखनऊ के अतिरिक्त सीमावर्ती 5 अन्य जिले, जिसमें आपको हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी इसमें शामिल किए गए हैं। इसे यूपीएससीआर यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन नाम दिया गया है। यूपीएससीआर का कुल क्षेत्रफल जो है वो 27,826 वर्ग किलोमीटर है, जिनमें लखनऊ के 2528 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अतिरिक्त हरदोई के सीमावर्ती 5,985 वर्ग किलोमीटर, सीतापुर के 5,743 वर्ग किलोमीटर, उन्नाव के 4,558 वर्ग किलोमीटर, रायबरेली के 4,609 वर्ग किलोमीटर और बाराबंकी के 4,402 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे तो मूलतः देखा जाए तो कानपुर और कानपुर देहात सहित कुल 8 जिले इसमें शामिल करने का प्रस्ताव था, लेकिन प्रस्ताव जो पारित हुआ उसमें कानपुर और कानपुर देहात के यूपीएससीआर से बाहर रखा गया। ठीक है, और स्वीकृति अध्यादेश में उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण यानी कि यूपी स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका गठन का प्रावधान किया गया है और मुख्यमंत्री जिसके अध्यक्ष होंगे और प्रदेश के मुख्य सचिव इसके वाइस चेयरमैन होंगे। ठीक है, और इस प्राधिकरण का जो मुख्यालय होगा वो लखनऊ में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू। तो देखा जाए तो 1 जुलाई 2024 से देश भर में 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 देश भर में लागू हो गए हैं। ठीक है, यानी कि बीएनएस 2023, बीएनएसएस 2023 और बीएसए 2023 लागू हुए हैं। देखिए देखा जाए तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, जो कि 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर जिसे हम लोग सीआरपीसी कहते थे, उसको विस्थापित किया है। ठीक है, सीआरपीसी को विस्थापित किसने किया है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी कि बीएनएसएस 2023 ने विस्थापित किया सीआरपीसी को। और देखा जाए तो भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता ने ब्रिटिश काल का भारतीय दंड संहिता 1960, इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी 1860 को और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट 1872 को स्थान लिया है। ठीक है, देखा जाए तो आईपीसी के स्थान पर लाई गई जो भारतीय न्याय संहिता है, ठीक है, इंडियन पेनल कोड 1860 था, उसके स्थान पर लाया गया है भारतीय न्याय संहिता, जिसमें 358 धाराएं हैं, जबकि आईपीसी में 511 धाराएं थी। ठीक है, इसमें धाराएं कम की गई हैं। और देखा जाए तो सीआरपीसी की जो 484 धाराएं की तुलना में इसके स्थान लेने वाले जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं, वो पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट के 167 धाराओं की तुलना में इसका स्थान लेने वाले जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। ठीक है, और देखा जाए तो तीनों नए कानूनों से देश में आधुनिक न्याय प्रणाली का समावेश होगा, जिसके तहत गंभीर अपराध में भी ऑनलाइन एफआईआर, जीरो एफआईआर सुगम होंगी तथा छोटी छोटी शिकायतें दर्ज करने के लिए पुलिस थानों के चक्कर लगाने तथा पुलिस कर्मियों को रिश्वत देने का दौर समाप्त होगा। पहली बार आतंकवाद को नए कानून में परिभाषित किया गया और राजद्रोह के स्थान पर देशद्रोह अपराध की श्रेणी में लाया गया है। ठीक है, और देखा जाए तो जो नए कानून के तहत अब राज्य को एक तरफा कोई केस वापस लेने का अधिकार नहीं है।
पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना न्यायालय मुकदमा वापस लेने को सहमति नहीं देगा। गृह मंत्रालय अमित शाह ने कहा कि नए कानून दंड के बदले न्याय देने को प्राथमिकता देंगे और कानून भारतीय संसद में भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए बनाए गए हैं, जो कि औपनिवेशिक कल के आपराधिक कानून को समाप्त करेंगे। ठीक है, औपनिवेशिक कल के जो आपराधिक कानून है उसको समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि जेपी नड्डा अब राज्यसभा में सदन के नेता। तो देखा जाए तो 27 जून 2024 को सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के 264वें सत्र के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता घोषित किया है। राज्यसभा में सदन का नेता प्रायः प्रधानमंत्री होते हैं यदि वह इस सदन का सदस्य है तो, अन्यथा अन्य किसी मंत्री को सदन का नेता के रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वर्ष 2021 के राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता, 10 वर्ष के अंतराल के पश्चात किसी विपक्षी को मिला दर्जा। देखिए, रायबरेली से कांग्रेस सांसद हैं राहुल गांधी, जो कि अब लोकसभा में विपक्ष के नेता है। कांग्रेस अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे के नई दिल्ली के स्थित आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में उन्हें लोकसभा में विपक्ष का नेता स्वीकार किया गया। राहुल गांधी इस पद को संभालने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। 10 वर्ष के अंतराल के पश्चात लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा किसी को प्राप्त हुआ है। मतलब 10 साल के बाद, यानी 2 कार्यकाल समाप्त हो गया और उसके बाद ये पहला बार है जब लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा किसी को प्राप्त हुआ है। विपक्ष का नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष पद के लिए क्या होता है, तो विपक्षी दल के पास सदन की कुल सीटों का कम से कम 10% सीट होना आवश्यक है। ठीक है, देखा जाए तो 2024 के चुनाव में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के लोकसभा में सीटों की संख्या अगर हम लोग देखें तो 543 सीट में से 99 है, यानी 10% से ज्यादा है। ठीक है, 99 सीटें प्राप्त हुई है। और देखा जाए तो भारत में लोकसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इसके साथ मासिक वेतन, कई तरह के भत्ते, सरकारी बंगला, अनेक संवैधानिक अधिकार भी उन्हें प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जमानत पर रिहाई के 1 सप्ताह के भीतर हेमंत सोरेन पुनः झारखंड के मुख्यमंत्री। तो देखा जाए तो 28 जून 2024 को हेमंत सोरेन जमानत पर रिहा हुए। हुआ यूं था कि 31 जनवरी 2024 को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन सरकार ने मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार होने से पहले मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया था। 2 फरवरी को उनकी अनुपस्थिति में उनके ही विश्वास पात्र चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और फिर 3 जुलाई को चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया और 4 जुलाई को गठबंधन के नेता के रूप में दावेदारी प्रस्तुत करने पर तत्कालीन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन को दिलाई। ठीक है, राज्यपाल कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन। देखा जाए तो हेमंत सोरेन अब तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। झारखंड में विधानसभा चुनाव के केवल 2 या 3 माह ही शेष हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध की अवधि में 5 वर्ष की वृद्धि। तो देखा जाए तो 9 जुलाई को केंद्र सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल गठबंधन सिख फॉर जस्टिस पर आरोपित प्रतिबंध को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के सेक्शन 3 के तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध इस संगठन पर जुलाई 2019 में आरोपित किया गया था और इस संगठन का जो स्थापना हुआ था वो गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने वर्ष 2007 में की थी। गुरुपतवंत सिंह पन्नू को अमेरिका और कनाडा
की नागरिकता प्राप्त है। इसे 2020 में आतंकी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इस दो देशों की नागरिकता प्राप्त है। कहाँ-कहाँ की? तो अमेरिका और कनाडा की। और भारत ने इसे 2020 में आतंकी घोषित किया था। ठीक है, आगे देखें तो सिख फॉर जस्टिस अभी भी उग्रवादी संगठन कार्यकर्ताओं के निकट संपर्क में है और एक संप्रभु खालिस्तान बनाने की दिशा में सक्रिय है। अधिसूचना के अनुसार कहा जाए तो यह संगठन लगातार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला टॉपिक है बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का परीक्षण। तो देखा जाए तो 24 जुलाई 2024 को डीआरडीओ ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया। परीक्षण स्थल जो था वो था ओडिशा में चांदीपुर स्थित एकीकृत टेस्ट रेंज। इस परीक्षण के लिए बालासोर यानी बालेश्वर जिला प्रशासन ने चांदीपुर के आसपास के 10 गांव के 10,000 से अधिक लोगों को अस्थायी तौर पर अन्यत्र शिफ्ट कर दिया। दूसरे चरण के AD-1 एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल स्वदेश विकसित 2 चरण की ठोस चालित जमीन से प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। ताजा परीक्षण ने 5,000 किलोमीटर श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल से बचाव के लिए रक्षा पंक्ति की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन किया है। ठीक है, और इंटरसेप्ट AD-1 मिसाइलों का अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों को ध्वस्त करने के उद्देश्य से ही बनाया गया है। कोई देश अगर लंबी दूरी से भारत पर मिसाइल दागता है तो भारतीय सेना या नौसेना इसकी सहायता से उसे रास्ते में ही ध्वस्त कर सकेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम अब क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। देखा जाए तो 25 जुलाई को जारी राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉलों दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण समारोह एवं उत्सवों का स्थल है। दरबार शब्द से आशय है भारतीय शासकों व अंग्रेजों के दरबार एवं सभाओं से है। ठीक है, इसलिए गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज में गहराई से निहित है। इसलिए इस आयोजित स्थल का जो नाम था उसको गणतंत्र मंडप एक उपयुक्त का नाम दिया गया। ठीक है, ठीक है, देखिए अशोक मंडप जो है, अशोक का आशय क्या है? एकता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रतीक सम्राट अशोक से है। अशोक हॉल का नाम बदला गया और उसको अशोक मंडप करने में भाषा में एक रूपता आती है और अशोक शब्द से जुड़े प्रमुख मूल्यों को बरकरार रखते हुए अंग्रेजीकरण के निशान मिट जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है असम में चराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की 700 वर्ष पुरानी टीलेनुमा समाधि प्रणाली मैदाम मैदाम अब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल। तो 21 से 31 जुलाई 2024 को असम में चराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलेनुमा दफन प्रणाली जिसमें जिन्हें मोइदम मोइदम या मैदाम नाम से जाना जाता है को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसके द्वारा तो यूनेस्को के द्वारा लिया गया कि विश्व धरोहर समिति के भारत में नई दिल्ली में संपन्न 46वें सत्र में लिया गया। देखा जाए तो ये शाही मैदान केवल असम राज्य के चराईदेव में चीन से आई ताई अहोम जनजातियों के राजाओं का कब्र स्थल है। ठीक है, इन जनजातियों के राजाओं ने 12वीं से 18वीं ईस्वी के बीच उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के विभिन्न हिस्सों में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इन कब्र स्थलों को असम के पिरामिड्स के रूप में भी जाना जाता है। असम के तत्कालीन शिवसागर जिला यानी वर्तमान में जिसे चराईदेव कहा जाता है। ठीक है, देखा जाए तो इसे मिलाकर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल जो भारतीय स्थल हो गए वो कुल हो गए अब 43 और इसमें से 35 स्थल सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक विरासत और 1 मिश्रित विरासत के रूप में इसमें वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगला है दुर्गम पहाड़ियों पर तैनाती के लिए देश में ही निर्माणाधीन हल्के टैंक जोरावर का परीक्षण। तो देखा जाए तो जुलाई 2024 में स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का परीक्षण गुजरात में किया गया। पहाड़ी इलाकों में युद्ध की स्थिति में जरूरत को देखते हुए भारत ने देश में ही स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का उत्पादन किया। ठीक है। और पहाड़ी इलाकों में इसे इलाकों के लिए इसे बनाया गया है। और देश में स्वदेशी हल्का टैंक है जोरावर। और देखा जाए तो ये जो टैंक है ये एक्चुअली चीन की सीमा से लगे जो दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं उसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात करने के लिए तैयार किया गया। ठीक है। देखा जाए तो 2 वर्ष से भी कम समय में इसे बनाया गया। ठीक है। और देश में बनाया गया, इसका प्रशिक्षण के लिए तैयार है अब। और इस टैंक का वजन जो है वो केवल 25 टन है, जो कि T-90 जैसे भारी टैंक का आधा है। कहने का मतलब जो वायुसेना की C-7 श्रेणी के विमान द्वारा एक समय में ऐसे 2 टैंकों की आपूर्ति कहीं भी की जा सकती है। ठीक है। और देखा जाए तो जोरावर टैंक का जो विकास है वो भारतीय नौसेना के लिए DRDO और निजी क्षेत्र की लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT के द्वारा किया गया है। अभी सेना के ऐसे 59 टैंक की आपूर्ति की जानी है। आगे 295 और ऐसे टैंक खरीदने की सेना की योजना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल हेतु विकसित अभ्यास विमान का एक और सफल परीक्षण। ठीक है। तो देखा जाए तो 27 जून 2024 को DRDO की विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए टारगेट के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला जो विमान है अभ्यास उसका सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण स्थल था ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र। ठीक है। और देखा जाए तो इस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट जो है वो अभ्यास विमान का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में होता है। और देखा जाए तो आवश्यकता पड़ने पर इसका इस्तेमाल जो है वो दुश्मन को भुलावा देने के लिए नकली विमान के रूप में किया जा सकता है। ठीक है। और देखा जाए तो इसका जो निर्माण है वो निर्माण किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो द्वारा। और इसका विकास जो है वो DRDO के बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जहां पहला टॉपिक है ब्रिटेन में संसदीय चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की करारी पराजय, 14 वर्ष के पश्चात लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी, किर स्टारमर नए प्रधानमंत्री। देखा जाए तो 4 जुलाई को ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स यानी संसद, ब्रिटिश जो संसद है उसका निचला सदन का आम चुनाव संपन्न हुआ। सर किर स्टारमर के नेतृत्व वाली जो लेबर पार्टी है वो भारी विजय प्राप्त कर सत्ता पर कब्जा किया। 5 जुलाई 2024 को लेबर पार्टी के स्टारमर ने ही प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। निवर्तमान प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। उनके नेतृत्व वाली जो कंजर्वेटिव पार्टी को करारी पराजय का सामना करना पड़ा। 14 वर्ष के अंतराल के पश्चात लेबर पार्टी की वापसी हुई है सत्ता में। ठीक है। और देखा जाए तो जुलाई 2024 के आम चुनाव में स्टारमर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी 650 सदस्यीय संसद यानी कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके 411 सीटों पर विजय रही। 650 सीटों में 411 सीटों पर विजय रही है। ठीक है। और कंजर्वेटिव पार्टी की सीटों की संख्या 365 से घटकर 121 रह गई। तीसरी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थिति में भी काफी सुधार इस चुनाव में हुआ और उसकी सीटों की संख्या 11 से बढ़कर 72 हो गई। ठीक है। देखा जाए तो भारतीय मूल के जो 26 उम्मीदवार इस बार हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित हुए। और एंजेला रेनर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। रेचल रीव्स को वित्त मंत्री बनाया गया यानी कि चांसलर ऑफ एक्सचेकर और दायित्व सौंपा गया है। ठीक है। देखा है तो रेचल रीव्स जो है वो ब्रिटेन में पहली महिला वित्त मंत्री है।
ठीक है। रेचल रीव्स ब्रिटेन में पहली महिला वित्त मंत्री है। और डेविड लेमी को विदेश मंत्रालय, और फिर आपको येते कूपर को दिया गया है गृह मंत्रालय। और इन सब का दायित्व जो है वो प्रधानमंत्री ने सौंपा है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो है अमेरिकी राष्ट्रपति पद हेतु रिपब्लिकन उम्मीदवार की औपचारिक घोषणा से 2 दिन पूर्व डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला। तो 13 जुलाई को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तैयारी के बीच राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जानलेवा गोली का निशाना बनाया गया। ये हमला जो हुआ था वो पेंसिल्वेनिया प्रांत में बटलर शहर में हुआ था। वहां पर वो एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। ठीक है। और देखा जाए तो गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई, जिससे उनका कान चोटिल भी हुआ। हमलावर, जिसकी पहचान 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई, ठीक है, और वो एक सीक्रेट सर्विस एजेंट की गोली से मारा गया। ठीक है। देखा जाए तो क्रूक्स द्वारा किए गए हमले का कोई कारण या किसी मामले से उसका संबंध आदि के बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं जुटा पाई, क्योंकि वो खुद मारा गया। ठीक है, इसलिए उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। और 15 जुलाई को रिपब्लिकन पार्टी की नेशनल कन्वेंशन पार्टी ने नवंबर 2024 में होने वाले चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद हेतु अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उदारवादी पेजेस्कियन, ईरान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। ठीक है, उदारवादी पेजेस्कियन जो है वो ईरान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। देखा जाए तो 5 जुलाई को संपन्न दूसरे दौर के मतदान में उदारवादी मसूद पेजेस्कियन नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। कट्टरपंथी माने जाने वाले जो सईद जलीली थे उनको पराजित किया गया। और दूसरे दौर में मतदान में 54.76% मत पेजेस्कियन को मिले, जबकि जलीली को 45.26% मत प्राप्त हो सके। पहले दौर के चुनाव में केवल 39.9% मतदाताओं ने ही अपना मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसमें आवश्यक 50% मत न मिलने के कारण दूसरे दौर का मतदान 5 जुलाई को कराया गया। दूसरे दौर के मतदान में 54.76% मत जो है वो पेजेस्कियन ने प्राप्त किया। देखा जाए तो पेशे से ये हृदय रोग सर्जन रहे हैं पेजेस्कियन, जो कि 1987 में देश के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। और पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के समर्थक रहे पेजेस्कियन जो है वो पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में पक्षधार रहे हैं। नए निर्वाचित राष्ट्रपति पेजेस्कियन द्वारा अगस्त 2024 में शपथ लेने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस व ऑस्ट्रिया की यात्रा। तो देखा जाए तो 8 और 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा की। फिर उसके बाद 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहे। तो देखिए, रूस की उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच वर्ष 2000 में शुरू हुए वार्षिक शिखर बैठक के सिलसिले में थी। इस व्यवस्था के तहत दोनों देशों के शासन प्रमुख प्रतिवर्ष एक दूसरे के यहाँ शिखर बैठक हेतु बारी-बारी से जाते हैं। वर्ष 2022 और 2023 में यह बैठक नहीं हो सकी थी। ठीक है। देखा जाए तो इस अवसर पर हुई बातचीत में उन भारतीयों की स्वदेश वापसी का मुद्दा मोदी ने उठाया, जिन्हें रोजगार देने के बहाने रूस बुलाकर यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध में तैनात कर दिया गया। इस बार दोनों नेताओं में सैन्य सहयोग से ज्यादा आर्थिक, वाणिज्यिक कनेक्टिविटी व ऊर्जा आदि पर चर्चा वार्ता में हुई थी। ठीक है। और देखा जाए तो वर्ष 2021 में 21वीं शिखर वार्ता में द्विपक्षीय व्यापार को 2025 तक और 25 अरब डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, जो कि 65 अरब डॉलर का लक्ष्य हो चुका है। और 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य अब रखा गया है। ठीक है। फिर देखा जाए तो भारत की जरूरत के परिप्रेक्ष्य में लंबी अवधि तक कच्चे तेल, कोयला, ठीक है, कोयला व उर्वरकों की आपूर्ति के लिए सहमति रूस ने दी है। ठीक है।
ऑटोमोबाइल से बिल्डिंग्स ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में सहयोग के लिए संभावनाएं तलाशने में थे तथा रूसी रक्षा उपकरणों के लिए आवश्यक कलपुर्जों का निर्माण भारत में ही करने का सहमति दोनों देशों में हुई। द्विपक्षीय व्यापार संवर्धन के लिए रूस के दो शहर कजान और येकातेरिनबर्ग में नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की। भारत के ऐसे दो वाणिज्य दूतावास रूस में पहले ही सेंट पीटर्सबर्ग व व्लादिवोस्तोक में है। ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों को असाधारण योगदान के लिए रूस के सर्वोच्च राज्य का सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज एपोस्टल से राष्ट्रपति पुतिन ने सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो रूस के 300 वर्ष पुराने इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय हैं। 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचे और फिर 41 वर्ष के अंतराल के पश्चात जो है किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यात्रा थी। ठीक है। 9 जुलाई को रूस से निकले और 9 जुलाई को ही ऑस्ट्रिया पहुंचे और ऑस्ट्रिया पहुंचने वाले जो भारतीय प्रधानमंत्री के देखा जाए तो 41 वर्ष के अंतराल पर किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। ठीक है। और देखिए 10 जुलाई को ऑस्ट्रियाई चांसलर जो है कार्ल नेहमर के साथ आपसी संबंधों पर मोदी की वार्ता हुई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, एआई, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के अतिरिक्त व्यापार एवं निवेश के मुद्दे इनमें शामिल थे। ठीक है। देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ व अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधारों के लिए सहमति जताते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परस्पर सहयोग के लिए विश्वास दिलाते हुए ऑस्ट्रियाई ऑस्ट्रियाई चांसलर ने कहा कि एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में ऑस्ट्रिया एक तटस्थ एवं यूरोपीय संघ के गैर नाटो सदस्य के रूप में बातचीत के लिए उपलब्ध रहेगा। ठीक है। देखा जाए तो 10 जुलाई को ही भारत ऑस्ट्रिया के प्रतिष्ठित वाणिज्यिक सीईओ की राउंड टेबल बिजनेस मीट को प्रधानमंत्री मोदी व चांसलर नेहमर संबोधित किए। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है चीन में भारत के विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय वार्ता। लद्दाख में एलएसी से सैन्य वापसी पर बल। तो देखा जाए तो 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान में अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के इतर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग ई के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारत की ओर से यह स्पष्ट बताया गया कि दोनों देशों के बीच स्थायी शांति के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। चीनी विदेश मंत्री की एक टिप्पणी में कहा गया कि पंचशील सिद्धांत के तहत दोनों बड़े पड़ोसियों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। भारत और चीन ग्लोबल साउथ के दो बड़े देश बताते हुए इन्हें विकसित देशों के दबाव में नहीं आने की बात चीनी विदेश मंत्रालय की टिप्पणी में कही गई। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि सीमा पर शांति बहाली एलएसी का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। ठीक है। अगला टॉपिक है बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न। तो देखा जाए तो 11 से 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थिति 7 देश, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी के आसपास जो स्थित 7 देश हैं उनके समूह है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बोले तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये बिम्स्टेक है और इसके जो विदेश मंत्री हैं का 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। बिम्स्टेक के 7 देश कौन कौन है? तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो है सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार एवं निवेश आदि के विस्तार पर अनौपचारिक विचार विमर्श करना। ठीक है। देखा जाए तो बैठक को संबोधित करते हुए मेजबान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा
कि इन देशों में सहयोग की अपार संभावना है, जिनका अभी तक ठीक तरह से दोहन नहीं किया गया है। ठीक है? और भारत के लिए बिम्स्टेक देशों के साथ संबंधों को नेबरहुड फर्स्ट एक्ट, ईस्ट व सागर, ये सागर बोले तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीतियों का ही हिस्सा बताया। बिम्स्टेक का अगला यानी छठा शिखर सम्मेलन जो है वो सितंबर 2024 में थाईलैंड में बैंकॉक में प्रस्तावित है। कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, सुरक्षा तथा लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित क्षेत्रीय सहयोग के मजबूत करने पर चर्चा उन्होंने विदेश मंत्रियों ने की है। ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में अस्ताना में संपन्न। तो देखा जाए तो 3 से 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन का यानी एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन जो था, ये इन संगठन का राष्ट्र प्रमुखों के परिषद यानी काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट का सम्मेलन जो है वो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में संपन्न हुआ। ठीक है? घरेलू व्यस्तता के कारण प्रधानमंत्री मोदी इस शिखर सम्मेलन में उपस्थित न हो सके। भारत का प्रतिनिधित्व किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। बेलारूस को आधिकारिक तौर पर संगठन का सदस्यता उद्घाटन समारोह में दिलाई गई। यानी बेलारूस जो है अब इस समूह का 10वां सदस्य है। ठीक है? शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बना है बेलारूस। ठीक है? और देखा जाए तो शिखर सम्मेलन का जो थीम था वो था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डायलॉग स्ट्राइविंग टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी। देखा जाए तो क्षेत्रीय एवं स्थिरता को बढ़ावा, आतंकवाद, उग्रवाद, साइबर अपराध से निपटने के लिए रणनीतियों पर चर्चा, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के साथ साथ सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग को बढ़ावा तथा पर्यावरण चुनौतियों का समाधान आदि इस सम्मेलन का जो मुख्य मुद्दे में शामिल था। डिजिटल कनेक्टिविटी व क्षेत्रीय संपर्क को मजबूती भी सम्मेलन के उद्देश्यों में शामिल थे। ऊर्जा, वित्त, व्यापार, सुरक्षा व सूचना सुरक्षा आदि सहित 25 रणनीतिक समझौते को मंजूरी सम्मेलन में दी गई। अवैध नशीली दवाओं का तस्करी से निपटने के लिए भी एक प्रस्ताव सम्मेलन में स्वीकार किया गया। एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद का आगामी सम्मेलन यानी अगला सम्मेलन जो होगा वो होगा 2025 में और ये चीन में प्रस्तावित है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जहां पहला टॉपिक है कि 2023-24 में देश में 1.27 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन। तो वर्ष 2023-24 की मूल्यों में देखा जाए तो इस दृष्टि से स्वदेशी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अब तक की सर्वोच्च वृद्धि प्राप्त की गई है। ठीक है? और आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो देश में रक्षा उत्पादन का जो मूल्य है 2023-24 में वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड 1,26,887 करोड़ रहा, जो कि पूर्व वर्ष यानी 2022-23 में 1,08,684 करोड़ था। इस प्रकार देखा जाए तो रक्षा उत्पादन में 16.7% की वृद्धि 2023-24 में प्राप्त की गई है। रक्षा मंत्रालय के 5 जुलाई 2024 की विज्ञप्ति के अनुसार देखें तो 2023-24 में रक्षा उत्पादन की कुल मूल्य में डीपीएसयू एवं अन्य पीएसयू का योगदान जो है वो 79.2% है, जो कि निजी क्षेत्र का योगदान तो 20.8% रहा है। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है कि केवल भारतीय उद्योगों से ही खरीदे जाने के लिए 346 रक्षा संबंधी वस्तुओं की 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। देखा जाए तो 16 जुलाई को रक्षा उत्पादन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने 346 वस्तुओं की 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है। महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट सिस्टम, सब सिस्टम असेंबली और सब असेंबली स्पेयर व कंपोनेंट तथा कच्चा माल इनमें शामिल है, जिनका आयात प्रतिस्थापन मूल्य 1048 करोड़ है। निर्धारित समय सीमा के पश्चात इन वस्तुओं की खरीद भारतीय उद्योगों से ही की जाएगी।
इससे आयात के 1048 करोड़ बचने की बात रक्षा मंत्रालय ने कही है। इसके साथ ही इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि को गति मिलेगी, रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। ठीक है? देखा जाए तो रक्षा उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम के लिए 4,666 वस्तुओं वाली ऐसी 4 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां रक्षा उत्पादन विभाग के द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी हैं, जिनमें से 2972 वस्तुएं जिनका आयात प्रतिस्थापन मूल्य 3,400 करोड़ है का स्वदेशीकरण भी पहले ही किया जा चुका है। इन सूचियों में अत्यधिक जटिल प्रणालियां, सेंसर, हथियार और गोला बारूद शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2016 से 23 की अवधि में पाकिस्तान की जनसंख्या में 2.55% वार्षिक वृद्धि, हिंदू जनसंख्या भी बढ़ी। तो देखिए 18 जुलाई 2024 को पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो ने देश की वर्ष 2023 की 7वीं जनगणना एवं आवासीय गणना आंकड़े जारी किए। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 2023 में आपको 24 करोड़ 4,58,089 दर्ज की गई। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर जो रहा वो 2.55% रही। इस दर से इनकी जनसंख्या देखा जाए तो 2050 में दुगनी हो जाएगी। जनगणना के आंकड़े हम लोग देखें तो पुरुषों की जनसंख्या है 124.32 मिलियन, महिलाओं की संख्या है 117.15 मिलियन और इसमें लिंग अनुपात देखा जाए तो 1.06 पाया गया है। ठीक है, लिंग अनुपात देखा जाए तो 2017 की तुलना में 2023 में जो पाकिस्तान की स्थिति है जनसंख्या के मामले में, तो बहुसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात देखें तो वो 96.47% से घट गया है और 96.35% रह गया है। हिंदू जनसंख्या 3.5 मिलियन से बढ़कर 3.8 मिलियन हो गई है। किंतु कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का अनुपात 1.73% से घटकर 1.61% रह गई। ईसाई जनसंख्या 2.6 मिलियन से बढ़कर 3.3 मिलियन हो गई है तथा कुल जनसंख्या में ईसाई जनसंख्या का अनुपात भी 1.27% से बढ़कर 1.37% हो गया है। 2023 की गणना में पाकिस्तान में सिख जनसंख्या जो है वो 15,998 और पारसी जनसंख्या 2,348 दर्ज की गई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है भारत में 2024-25 में आर्थिक वृद्धि 7.0% रहने का मुद्रा कोष का जुलाई 2024 का नया पूर्वानुमान। विश्व में सर्वोच्च वृद्धि भारत की ही रहेगी। देखा जाए तो 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने अपनी ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में विश्व के विभिन्न भागों एवं देशों की आर्थिक स्थिति, चुनौतियों, विकास की स्थिति से संबंध में अपने ताजा आकलन रिपोर्ट में व्यक्त किए हैं। 16 जुलाई 2024 को जारी रिपोर्ट में 2024 के दौरान विश्व में स्थिरता की स्थिति बनी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। भारत के संबंध में 2024-25 के लिए अपने ग्रोथ पूर्वानुमान में 0.2% बिंदु का सुधार आईएमएफ ने जुलाई 2024 में किया। भारत में 2024-25 में वृद्धि 6.8% रहने का पूर्वानुमान आईएमएफ ने अप्रैल 2024 में व्यक्त किया है। इसे बढ़ाकर अब 7% रहने का कोष का जुलाई 2024 का ताजा पूर्वानुमान है। ठीक है, और देखें तो संपूर्ण विश्व में देखा जाए तो 2023 में 3.3 था और अभी 2024 में 3.2% दिखाया गया है वृद्धि और पूर्वानुमान है 2025 का 3.3। ठीक है, फिर आपको विकसित अर्थव्यवस्थाएं देखें तो यहाँ 1.7% था अनुमानित वृद्धि, जो कि जुलाई में भी उतना ही है, जुलाई 2024 में भी, और पूर्वानुमान 2025 के लिए होगा 1.8। ठीक है, ये पूरा लिस्ट आपको दिया गया है जिसमें भारत का 8.2 था
2023 में, और 2024 में 7% है, और 2025 में 6.5% रहेगा। इसमें भी भारत सबसे आगे ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक के ताजा आकलन में भी भारतीय अर्थव्यवस्था ही सबसे तेज गति से बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था। तो देखा जाए तो जुलाई 2024 में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था एशिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी। एशियाई विकास बैंक की जुलाई 2024 के एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में बताया गया कि विकासशील एशिया में 2024 में वृद्धि 5% अनुमानित है। ठीक है, जबकि अगले वर्ष 2025 में 4.9% रहेगी। ठीक है, और एशिया में चीन में वृद्धि 2023 में जो 5.2% था, अब भारत में 8.2% रही है। चीन में वृद्धि 2024-25 में क्रमशः 4.8%, 24 में 4.8 और 25 में 4.5 रहने का पूर्वानुमान एशिया विकास बैंक ने अप्रैल में की थी। ठीक है, और दोनों ही वर्षों के लिए यह पूर्वानुमान देखा जाए तो जुलाई 2024 में कोई परिवर्तन एडीबी ने नहीं किया है। ठीक है, और भारत में 2024-25 में 7%, 2025-26 में 7.2% वृद्धि का एशियाई विकास बैंक का पूर्वानुमान अप्रैल 2024 में था। इन पूर्वानुमानों में भी कोई परिवर्तन जुलाई 2024 में नहीं किया है। इससे इन दोनों वर्षों में भारत में ही वृद्धि सर्वोच्च बने रहने का एडीबी का अनुमान बरकरार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में जनसंख्या 2062 में अपने सर्वोच्च स्तर पर होगी। ये वैश्विक जनसंख्या पर एक संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट 2024 है। देखा जाए तो 11 जुलाई को विश्व में जनसंख्या की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन डिवीजन की द्विवार्षिक वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 में रिपोर्ट में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जारी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया। 2062 तक देखा जाए तो भारत की जो जनसंख्या में अपने सर्वोच्च स्तर यानी 1.70 अरब पर होगी। इसके बाद इसमें गिरावट शुरू होगी। इसके बावजूद 2021 मतलब सॉरी 2100 वर्ष तक 150 करोड़ जनसंख्या के साथ विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। ठीक है, और विश्व की कुल जनसंख्या 2030 में 8.5 अरब होने का अनुमान है और 2063 में 10 अरब के बिंदु को पार कर जाएगी और 2080 तक मध्य में अपने सर्वोच्च स्तर 10.3 अरब पर पहुंचने के पश्चात धीरे धीरे घटेगी। ठीक है, देखा जाए तो अंगोला, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, नाइजर, सोमालिया, इन सब में जनसंख्या तीव्र वृद्धि का सिलसिला बना रहेगा। 2024 से लेकर 2054 तक के दौरान उनकी जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। चीन में 2024 से 2054 के बीच जनसंख्या में बड़ी गिरावट आएगी तथा 2100 तक चीन की जनसंख्या वर्तमान समय से आधी से कम यानी कि लगभग 63 करोड़ रह जाएगी। ठीक है, 2054 में 38.9 करोड़ जनसंख्या के साथ पाकिस्तान, भारत और चीन के पश्चात तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 63 देश क्षेत्र में जनसंख्या 2024 से पूर्व ही अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, और रिपोर्ट के अनुसार कहा जाए तो विश्व के लगभग 100 देशों या क्षेत्रों में कार्यशील आयु वर्ग यानी 20 से 64 वर्ष की जनसंख्या वाले 2054 तक वृद्धि होगी। इससे डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने की स्थिति में यह होंगे इसका भरपूर जो लाभ उठाने के लिए जो होगा वो आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, आधिकारिक संरक्षण में निवेश इन्हें करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है 2023-24 के लिए ईपीएफ जमाओं पर 8.5% ब्याज को वित्त मंत्रालय की मंजूरी।
तो देखा जाए तो 11 जुलाई को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है ईपीएफओ उसके न्यासिक तंत्र यानी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सिफारिश के को वित्त मंत्रालय की मंजूरी प्रदान कर दी है। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ जमाओं पर 2023-24 के लिए 8.25% ब्याज की संतुष्टि प्राप्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नीति आयोग का पुनर्गठन 2024। तो 16 जुलाई 2024 को नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन आयोग का स्वरूप निम्नलिखित है। अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष होंगे सुमन के बेरी। पूर्वकालिक सदस्य देखा जाए यानी फुल टाइम मेंबर देखा जाए तो ये है डॉक्टर वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी के पॉल, अरविंद बी बिरमानी। ये हो गए आपको फुल टाइम मेंबर्स। फिर पदेन सदस्य देखा जाए तो ये होंगे राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह सहकारिता व गृह मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। ये है पदेन सदस्य। और विशेष आमंत्रित सदस्य में देखा जाए तो ये है नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन मंत्री हैं, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री, एच डी कुमार स्वामी भारी उद्योग मंत्री, फिर आपको जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्री, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह पंचायती राज मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय मंत्री, के राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री, जुएल ओराम आदिवासी मामलों के मंत्री, अन्नपूर्ण देवी महिला एवं बाल कल्याण मंत्री, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये जो है आपको विशेष आमंत्रित सदस्य हैं यानी कि स्पेशल इनवाइटीज मेंबर्स। ठीक है, नीति आयोग का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2023-24 में ऋणात्मक वृद्धि के पश्चात 2024-25 की पहली तिमाही में देश के निर्यातों व आयातों में धनात्मक वृद्धि। ठीक है, धनात्मक वृद्धि दिखाया गया है। देखिए भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़े हैं जो कि अरब डॉलर में है। ठीक है, निर्यात जो हुआ है 2023-24 में, अप्रैल जून 2023-24 में ये 103.89 अरब डॉलर था, जो कि अप्रैल से जून 2024-25 में 109.96 होगा अरब डॉलर। और 2023 से 24 के पहले क्वार्टर की तुलना में 2024-25 के Q1 में वृद्धि जो प्रतिशत हुई है वो 6.76% की हुई है। आयात में जो वृद्धि हुई है वो 7.64% की हुई है। ठीक है, उस तरह से देखा जाए सेवाओं का व्यापार ट्रेड इन सर्विस में, तो ट्रेड इन सर्विस में निर्यात प्रणाली की प्राप्तियां जो हुई वो अप्रैल जून 2023-24 में 80.57 अरब डॉलर का था और अप्रैल जून 2024-25 में 90.37 अरब डॉलर का था, यानी कि इसमें जो 12.1% की वृद्धि हुई है। आयात यानी भुगतान में भी 11.48% की वृद्धि हुई है। अब आते हैं वस्तुगत एवं सेवाओं का व्यापार। ठीक है, इसमें देखा जाए तो प्राप्तियां जो है वो 2023-24 की अप्रैल जून में 184.46 अरब डॉलर था। अप्रैल जून 2024-25 में 200.33 अरब डॉलर हुआ, जो कि वृद्धि देखा जाए तो 8.60% की वृद्धि है। आयात में 8.47% की वृद्धि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आएंगे नियुक्ति की ओर यानी अपॉइंटमेंट्स में। तो देखा जाए तो भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री नियुक्त हुए हैं जो कि भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं। फिर आपको अमेरिका में भारत के नए राजदूत जो नियुक्त हुए हैं वो है विनय मोहन क्वात्रा। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं धीरेन्द्र के ओझा जो है वो भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। फिर 6 माह के लिए बीएसएनएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो ये रॉबर्ट जेरोडे रवि को सोचा गया है, रॉबर्ट जेराडे रवि को सौंपा गया है जो कि दूरसंचार विभाग के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। फिर आपको केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं रवि अग्रवाल, भारतीय राजस्व सेवा के।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं डॉक्टर बी.एन. गंगाधर। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के नए निदेशक नियुक्त हुए शेखर कपूर। फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक सह सीईओ नियुक्त हुए हैं के.वी. सुब्रमण्यम। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के प्रबंध निदेशक सह सीईओ बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं पी.एस. राहुल। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि हुई है, जो कि है कलई सेल्वी। फिर आपको एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक बने हैं अनुज त्यागी। निजी क्षेत्र के धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं अजित कुमार के। फिर आपको भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन होंगे सी.एस. सेठी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक सह कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं नवीन चंद्र झा। अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं राजेंद्र खन्ना, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। फिर आपको 2 नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति हुई है, जिसमें उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की संख्या अब हो गई है 3। जिसमें देखा जाए तो 2 नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो एक है टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर, इनकी नियुक्ति हुई है और कुल संख्या 3 हो गई है। जो तीसरे हैं वो है पंकज कुमार सिंह। 1 अक्टूबर 2024 से नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव नियुक्त हुए। ये नियुक्त हुए हैं मार्क रूटे, नीदरलैंड्स के हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 2 नए न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। एक है न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और न्यायमूर्ति आर महादेवन जो कि मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब मूव करेंगे हम लोग विविध की ओर, जहां पहला है उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक सत्संग के पश्चात मची भगदड़ में कम से कम 121 लोगों की मृत्यु। तो देखिए, तो 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश में हाथरस में सिकंदरा राव क्षेत्र के नारायण सरकार हरि महाराज उर्फ भोले बाबा के सत्संग के पश्चात मची भगदड़। भगदड़ में कम से कम 125 लोगों की मौत भीड़ में कुचले ले जाने व दम घुटने से हो गई। ठीक है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को 2-2 लाख की राहत प्रदान करने की घोषणा की। इतनी ही राशि की मदद की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी की। भगदड़ की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। सत्संग कराने वाले जो भोले बाबा का मूल नाम है वो है सूरज पाल सिंह। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है नेपाल में यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त। तो 24 जुलाई 2024 को नेपाल के काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक छोटा यात्री विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक दल सहित 19 लोगों की विमान में सवार थे और चालक इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ, यानी कि वो बच गया, लेकिन बाकी जो शेष थे वो सभी दुर्घटना में मारे गए। नेपाल के निजी मौर्या एयरलाइंस का यह विमान पोखरा जा रहा था, सॉरी, ठीक है, पोखरा जा रहा था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आईएनएस ब्रह्मपुत्र में अग्निकांड से पोत क्षतिग्रस्त। तो 21 जुलाई 2024 को मरम्मत के लिए डॉकयार्ड लाए गए जो भारतीय नौसेना के बहुउद्देशीय युद्धपोत है आईएनएस ब्रह्मपुत्र के एक भाग में आग लग गई। युद्धपोत पर सवार नाविकों में से एक का पता नहीं चल सका, जबकि शेष एक बचा लिया गया। गार्डन शिप बिल्डर्स कोलकाता द्वारा निर्मित पूर्णतः स्वदेशी एकलकोट को सन 2000 में नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, देखा जाए ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो, तो ये 4 से 5 जुलाई को हुआ।
विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन व मानव रहित प्रणालियों की उपयोगिता को देखते हुए 2 दिवसीय ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन प्रगति मैदान में किया गया। 25 से अधिक देशों के ड्रोन निर्माताओं ने अपने उत्पादों के प्रदर्शन के इस प्रदर्शनी में किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, चीनी स्टार्टअप कंपनी का रॉकेट प्रक्षेपण विफल, 3 मौसम उपग्रह नष्ट हुए। तो 4 जुलाई 2024 को चीन में स्टार्टअप कंपनी आई स्पेस कंपनी द्वारा एक हाइपरबोला 1 रॉकेट गोबी रेगिस्तान में जिउक्वान सैटेलाइट से लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था। रॉकेट के पहले, दूसरे और तीसरे चरण सामान्य रूप से काम किए, लेकिन चौथे चरण में विसंगति के कारण निर्धारित कक्षा में नहीं पहुंचा और नष्ट हो गया। इससे मौसम संबंधी 3 सैटेलाइट भी नष्ट हो गए जो उसके साथ सवार थे। यह तियानजिन स्थित युनयाहो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए 3 मौसम उपग्रह लेकर जा रहा था। ठीक है, युनयाहो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की योजना इस वर्ष लगभग 40 उपग्रह लॉन्च करने की है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक्ट 2024 में भारत की भागीदारी। तो 27 जून 2024 को अमेरिकी नौसेना की मेजबानी में विश्व का यह सबसे बड़ा द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक हवाई के पर्ल हार्बर में शुरू हुआ। 6 सप्ताह के इस नौसैनिक अभ्यास का बंदरगाह चरण 7 जुलाई तक चला। ठीक है, और भारत सहित 29 देश अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले इस बहुआयामी अभ्यास में शामिल हैं। रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला टॉपिक है भारत व थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024। तो 1 से 15 जुलाई को भारत और थाईलैंड के संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री थाईलैंड के टॉक प्रांत में फोर्ट वांचिर प्रांकन में संपन्न हुआ। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय सेना की 76 सदस्यीय टुकड़ी ने लद्दाख स्काउट्स के कर्मी मुख्यतः शामिल थे। ठीक है, और भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का यह 13वां संस्करण था। इस अभ्यास का उद्देश्य है भारत व थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को प्रोत्साहन देना और साथ साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत जंगल एवं शहरी वातावरण में उग्रवाद आतंकवाद से निपटने के लिए अभियानों को अंजाम देने में संयुक्त क्षमताओं का विस्तार करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला टॉपिक है भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2024। 13 तो ये देखा जाए नोमैडिक एलिफेंट जो है वो 3 से 16 जुलाई को हुआ। भारत मंगोलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट जो है इसका 16वां संस्करण मेघालय के उमरोई में विदेशी प्रशिक्षण नोड में संपन्न हुआ। इस संयुक्त अभ्यास में 45 सदस्यीय भारतीय दल का प्रतिनिधित्व सिक्किम स्काउट्स की एक बटालियन तथा अन्य शाखाओं के सैन्यकर्मी द्वारा किया गया। नोमैडिक एलिफेंट एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो बारी बारी से भारत व मंगोलिया में आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर। तो देखा जाए तो पेन पिंटर पुरस्कार 2024। तो जून 2024 में इंग्लिश पेन चैरिटी के द्वारा स्थापित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई और ये पुरस्कार जो है वो भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को निर्भीक एवं मुखर लेखन के लिए प्रदान करने की घोषणा की गई है। 10 अक्टूबर 2024 को यह पुरस्कार लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी में आयोजित समारोह में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला है लोकार्नो फिल्म महोत्सव का करियर अचीवमेंट पुरस्कार। तो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध लोकार्नो फिल्म महोत्सव में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को करियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सिनेमा में योगदान के लिए किंग खान के रूप में विख्यात शाहरुख खान को यह अवार्ड पार्डो अला करियर अस्कोना लरकानो टूरिज्म दिया जाएगा।
इस वर्ष यह महोत्सव 7 से 17 अगस्त 2024 को लोकार्नो में होना है। शाहरुख खान का यह अवार्ड महोत्सव में 10 अगस्त को दिया जाएगा। इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय अभिनेता हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फुटबॉल के क्षेत्र में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पुरस्कार 2023-24। तो 19 जुलाई को फुटबॉल के क्षेत्र में सत्र 2023-24 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो भारतीय खिलाड़ी हैं, प्रशिक्षक हैं और क्लब हैं, इन सभी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पुरस्कार का वितरण नई दिल्ली में एक समारोह में किया गया। ठीक है, वर्ष 2023-24 में दिए गए जो प्रमुख पुरस्कार की सूची है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी देखा जाए तो पुरुष कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मिजोरम के लालियान जुआल चांगते को दिया गया। महिला कैटेगरी में तमिलनाडु की इंदुमती कथिरेशन को दिया गया। फिर आपको सर्वश्रेष्ठ होनहार खिलाड़ी यानी मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर ये पुरुष में दिया गया है डेविड लाल हलन को, डेविड लाल हलन संगा, और महिला में नेहा को। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच जो रहे हैं पुरुष कैटेगरी में है खालिद जमील और महिला कैटेगरी में शुक्ला दत्ता है। सर्वश्रेष्ठ रेफरी रहे रामचंद्रन वेंकटेश और सर्वश्रेष्ठ सहायक रेफरी रहे उज्जवल हलदार। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर। 23 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा की है। इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। 10 अगस्त को आईओसी का यह सर्वोच्च सम्मान उन्हें पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 142वें सत्र में दिया जाएगा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, जो किसी भारतीय के द्वारा ओलंपिक खेलों में जीता गया पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग पुस्तक की ओर। पहला पुस्तक है द पर्सनल इज पॉलिटिकल एन एक्टिविस्ट मेमोयर। इसके लेखक है अरुणा रॉय। नेक्स्ट है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। इसके लेखक है रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। नेक्स्ट है ब्लू सिस्टर्स, लेखक है कोको मेलोर्स। नेक्स्ट है हिल बिली एल्गी, अ मेमोयर ऑफ अ फैमिली एंड कल्चर इन क्राइसिस, जिसके लेखक हैं जेडी वेंस। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग खेल कूद की ओर, जहां पहला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2024। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2024 पुरुष कैटेगरी में चुने गए हैं जसप्रीत बुमराह भारत के, और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में जून 2024 में महिला कैटेगरी में चुनी गई स्मृति मंधाना भारत की। और ये पहला अवसर है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान के इतिहास में पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटरों के पुरस्कार एक ही देश के खिलाड़ी को दिए गए हैं। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे के विरुद्ध टी20 श्रृंखला। तो जुलाई 2024 में भारतीय टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर 5 टी20 मैचों की श्रृंखला खेली। भारत विजेता रहा 4-1 से। इस श्रृंखला के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे शुभम गिल और कोच रहे वीवीएस लक्ष्मण। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका भारत महिला क्रिकेट श्रृंखला। तो देखा जाए तो जून जुलाई 2024 में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम एक टेस्ट मैच और 3-3 मैचों की ओडीआई व टी20 श्रृंखलाएं खेलने भारत का दौरा किया। टी20 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर रही और ओडीआई श्रृंखला जो है भारत 3-0 से जीता है। एकमात्र टेस्ट मैच था जो भारत ने 10 विकेट से जीत लिया। इस टेस्ट मैच में पहले ही दिन शेफाली वर्मा 205 रन, स्मृति मंधाना 149 रन की पारियों के चलते 525 रन बनाने में सफल रही, जो कि महिला टेस्ट में नया विश्व रिकॉर्ड है। शेफाली वर्मा भारत ने 197 गेंद पर दोहरा शतक लगाया। ठीक है, महिला टेस्ट मैचों में सबसे तेज गति से दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारत की स्नेहा राणा ने इस टेस्ट मैच में 10 विकेट लेकर किसी महिला टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला स्पिनर होने का श्रेय अपने नाम किया। ठीक है, नेक्स्ट है गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। तो देखा जाए तो 9 जुलाई को
भारतीय टीम के सदस्य रहे गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया। ठीक है? और ये बीसीसीआई के द्वारा बनाया गया। इस पद पर राहुल द्रविड़ का स्थान गौतम गंभीर ने लिया है। नेक्स्ट है लियोन मास्टर शतरंज 2024। तो जून 2024 के अंतिम सप्ताह में स्पेन में लियोन मास्टर शतरंज का खिताब भारत के विष्णुनाथन आनंद ने जीता है। स्पेन के जेमे सेंटोस लटासा को 3-1 से हराया। 5 बार विश्व चैंपियन 54 वर्षीय विश्वनाथन आनंद ने 10वीं बार यह खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट एशियाई युगल स्क्वॉश चैंपियनशिप। जुलाई 2024 में मलेशिया में जोहोर में एशियाई युगल स्क्वॉश चैंपियनशिप संपन्न हुआ। भारत के अभय सिंह दोहरे खिताब जीतने में सफल रहे और अपने ही देश के वेलावन सेंथिल कुमार के साथ जोड़ी बनाकर पुरुषों की युगल खिताब जीता है। जोशना चिनप्पा के साथ जोड़ी बनाकर मिश्रित युगल खिताब भी जीतने में सफलता प्राप्त की। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024। तो जुलाई 2024 में सऊदी अरब में रियाद में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप संपन्न हुआ। ठीक है? और पुरुष वर्ग में विजेता रहे ध्रुव सितवाला, भारत के हैं। उप विजेता रहे पंकज आडवाणी, भारत के हैं। ध्रुव सितवाला का यह तीसरा एशियाई बिलियर्ड्स खिताब है। महिला का एशियाई स्नूकर खिताब विजेता रहे अनुपम रामचंद्रन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कनाडा ओपन बैडमिंटन 2024। तो देखा जाए तो कैलगरी कनाडा में BWF के सुपर 500 लेवल के कनाडा ओपन बैडमिंटन 2024 संपन्न हुआ। पुरुषों का एकल खिताब विजेता रहे कोकी वातानाबे, जापान के। उप विजेता है एलेक्स लेनियर, फ्रांस के। महिलाओं के एकल खिताब विजेता हैं बुसानन ओंगबाम रुंगफान, थाईलैंड के। उप विजेता है लाइन कजार्सफेल्ट, डेनमार्क के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्री। 7 जुलाई को सिल्वरस्टोन सर्किट में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस का आयोजन हुआ। विजेता थे लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज टीम के। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ 21 जुलाई को। हंगरी में हुआ था। ठीक है, हुंगारोरिंग में। और विजेता रहे ओपी मियास्त्री, मैक्लॉरेन टीम के। फिर बेल्जियम ग्रैंड प्री हुआ 28 जुलाई 2024 को। तीसरा अंतिम रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स सपा स्पा फ्रैंको चैंपस में संपन्न हुआ, जहां विजेता रहे मैक्स वर्स्टापेन, रेड बुल टीम के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हंगेरियन फॉर्मूला 2 रेस। वो फॉर्मूला 1 था या फॉर्मूला 2 है। जुलाई 2024 में हंगेरियन हुंगारोगिन सर्किट में फॉर्मूला 2 रेस संपन्न हुआ। यह रेस मूलतः रिचर्ड वर्सचूर ने जीती थी, किंतु तकनीकी आधार पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाने पर कुसमैनी को विजेता घोषित किया गया। ठीक है, और इन्विक्टा रेसिंग के चालक कुसमैनी फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले भारत के पहले चालक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेनिस हॉल ऑफ फेम। 21 जुलाई 2024 को भारत के दिग्गज खिलाड़ी रहे लिएंडर पेस व विजय अमृतराज को टेनिस इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ठीक है, और रिचर्ड इवांस जो कि टेनिस पत्रकार को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विंबलडन टेनिस 2024। 1 से 15 जुलाई को हुआ। लंदन में विश्व के सबसे प्राचीन टेनिस टूर्नामेंट का 137वां विंबलडन टूर्नामेंट संपन्न हुआ। पुरुष एकल में देखा जाए तो विजेता रहे स्पेन के कार्लोस अल्काराज, उप विजेता रहे सर्बिया के नोवाक जोकोविच। महिला एकल में विजेता रहे चेक गणराज्य के बारबोरा क्रेजिस्कोवा और उप विजेता रहे इटली के जैस्मिन पाओलिनी। पुरुष युगल में विजेता है हैरी हालीबोरा, फिनलैंड के, और हेनरी पैटर्न, ब्रिटेन के। महिला युगल में विजेता है कैटरीना सिनियाकोवा, चेक गणराज्य के, और टेलर टाउन सैंड, अमेरिका के। मिश्रित युगल में देखा जाए तो जॉन जेलिंस्की, पोलैंड के, और सी सुवी
चीन ताइपे के विजेता रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओपन चैंपियनशिप ब्रिटेन गोल्फ से ओपन। तो देखा है तो 18 से 21 जुलाई को ट्रून स्कॉटलैंड में वर्ष के 4 मेजर गोल्फ टूर्नामेंट में से चौथे द ओपन चैंपियनशिप ब्रिटिश ओपन का आयोजन हुआ। विजेता रहे अलेक्जेंडर विक्टर, अमेरिका के। नेक्स्ट है नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य पुनर्निर्वाचित। तो देखा जाए तो 24 जुलाई को पेरिस में आईओसी के 142वें सत्र के दौरान हुए मतदान में नीता अंबानी को 100% मत प्राप्त हुए। रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी को सर्वसम्मति से दोबारा भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया। वह इन आईओसी में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूएफा यूरो 2024 स्पेन रिकॉर्ड चौथी बार विजेता। तो 14 जून से 14 जुलाई 2024 तक यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में यूरोप की पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों के लिए 4-4 वर्ष के अंतराल पर होने वाली यूरेफा यूएफा यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जर्मनी की मेजबानी में हुआ। ठीक है, और यूरोप की 24 राष्ट्रीय टीमों में यूरोपीय चैंपियनशिप शामिल थी। और देखा जाए तो टूर्नामेंट के तहत कुल 51 मैच हुए जिसमें 10 विभिन्न शहरों में खेले गए। 14 जुलाई को बर्लिन ओलंपिया स्टेडियम में टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया स्पेन और इंग्लैंड के बीच। विजेता रहा स्पेन 2-1 से। ठीक है, और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए निको विलियम्स स्पेन के। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए रोड्री स्पेन के। यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए लेमिन यामल स्पेन के। यूएफा यूरो 2024 में 6 खिलाड़ियों ने सर्वाधिक 3-3 गोल किए। यूएफा यूरो में आगामी 18वां संस्करण यूरो 2028 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम व आयरलैंड की मेजबानी में होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2024 कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीना 16वीं बार विजेता। देखा जाए तो 20 जून से लेकर 14 जुलाई तक द दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल संचालन समिति कॉनेमबॉल जो कि साउथ अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के तत्वाधान में 4-4 वर्ष के अंतराल के पश्चात आयोजित किए जाने वाला कोपा अमेरिका कप का 48वां संस्करण का आयोजन अमेरिका की मेजबानी में हुआ। देखा जाए तो उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका की 16 राष्ट्रीय टीमें टूर्नामेंट में शामिल थी और कुल 32 मैच खेले गए। 14 जुलाई 2024 को अमेरिका में मियामी गार्डन्स में टूर्नामेंट का फाइनल मैच अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच खेला गया। विजेता है अर्जेंटीना 1-0 से। फिर अर्जेंटीना ने 16वीं बार कोपा अमेरिका कप का कब्जा किया है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने वाले थे लौतारो मार्टिनेज जो कि 5 गोल किया है अर्जेंटीना की ओर से। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हुए एमिलियानो मार्टिनेज जो कि अर्जेंटीना के हैं। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा जेम्स रॉड्रिगेज कोलंबिया के, और टूर्नामेंट का फेयर प्ले अवार्ड मिला है कोलंबिया को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीतने का श्रेय मनु भाकर को। तो देखा जाए तो 26 जुलाई 2024 को पेरिस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। 28 जुलाई को ही भारत के लिए यह पहला पदक मनु भाकर ने निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता है। हरियाणा के झज्जर के 22 वर्षीय मनु ओलंपिक में निशानेबाजी में कोई पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला हैं। 30 जुलाई को 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में अपने साथी निशानेबाज सरबजोत सिंह के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में विभिन्न खेलों में 117 खिलाड़ियों के साथ 140 सपोर्टिंग स्टाफ सहित 257 सदस्यीय दल भारत ने भेजा है। निशानेबाजी में ही 2012 में कांस्य पदक जीतने वाले गगन नारंग भारतीय दल के प्रमुख हैं, चीफ डिमिशन है। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ सितंबर 2024 का पीडी
ठीक है, यहाँ समाप्त होता है। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे ऑनलाइन स्टडी सेंटर डॉट इन वेबसाइट पे या फिर टेलीग्राम के चैनल पे, लिंक आपको दोनों जगह मिल जाएगा। ठीक है, अगर चैनल से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।